फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी के जियोग्राफी यानी कि भूगोल का अध्याय 6 का प्रश्न उत्तर, जिसका नाम है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एचआर। इसको आप डिटेल में अगर आप लोग देखना चाहते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, तो पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को एनसीईआरटी के किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? यानी कि जो हम लोग हैं, ह्यूमन हैं, उन सभी लोगों को एक संसाधन यानी कि रिसोर्स क्यों समझा जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो देख लीजिए, यहाँ पे आंसर लिखा गया है, लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करता है। यानी कि जो हम ह्यूमन हैं, हम सभी लोग अपनी आवश्यकताओं, जैसे कि अगर हमको गर्मी लगती है तो हम पंखा चला देते हैं, ठीक है। जैसे हमको प्रकाश चाहिए तो हम बल्ब जला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ों से हम इनको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसको परिवर्तित कर देते हैं, इनको संसाधनों में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों को के साथ साथ मनुष्य को भी यहाँ पे हम लोगों को भी एक संसाधन समझा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? यानी कि जो विश्व है, पूरी धरती है, इस पे जनसंख्या कहीं ज़्यादा है, जनसंख्या कहीं कम है। इसका कारण क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, इसके 4 कारण बताए गए हैं जनसंख्या के असमान वितरण के कारण। पहला है भौगोलिक कारक। यानी कि भौगोलिक कारक का मतलब कहीं की जलवायु अलग है, कहीं की मिट्टी अलग है, कहीं का खनिज अलग है, कहीं की स्थलाकृति अलग है। यानी कि यहाँ पे कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे मैदान है, कहीं पे ठंडी है तो कहीं पे गर्मी है, ठीक है। इसकी वजह से, भौगोलिक कारक की वजह से भी हमारी जो जनसंख्या वितरण है वो प्रभावित होती है। देख लीजिए, इसमें लिखा गया है भौगोलिक कारक में, इसमें स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल तथा खनिज आदि शामिल है जो जनसंख्या की वितरण को प्रभावित करते हैं। दूसरा है आर्थिक कारक। यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, अतः बड़ी संख्या में लोग इन क्षेत्रों में आकर बसते हैं। यानी कि जैसे आप देखे होंगे, सभी के गाँव में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो मुंबई जाके रहते हैं, कुछ लोग दिल्ली जाके रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाके रहने लगते हैं, गांव से शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। रीजन क्या है? आर्थिक कारक। गांव में आर्थिक स्थिति, अर्थ कमाने यानी कि पैसे कमाने की जो रिसोर्सेज है वो कम है। अगर बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ पे आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पे रोज़गार मिलते हैं तो उन लोगों को अर्थ कमाने यानी पैसे कमाने के लिए कोई ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जहाँ पे आर्थिक स्थिति अच्छी है वहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी उन क्षेत्रों में, जहाँ की आर्थिक स्थिति खराब होगी उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम होगी। गांव में आप देखेंगे तो अर्थ यानी पैसा कमाने के रिसोर्स कम होते हैं, इसलिए वहाँ से लोग पलायन करते हैं शहरों की तरफ। तीसरी है सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जहाँ पे आप देखेंगे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वहाँ के आसपास लोग रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे वो बिजनेस कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। इसलिए सांस्कृतिक कारक भी आपका जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करती है। लास्ट है सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे आप सभी लोग चाहते होंगे, आपके माता पिता चाहते होंगे कि आप अच्छे विद्यालय में पढ़ें, आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, अच्छे घर में रहें। कौन नहीं चाहता कि अच्छे घर में रहे? तो ऐसी सुविधाएं लोगों को अच्छे वातावरण की तरफ आकर्षित करते हैं जहाँ पे ये सारी सुविधाएं मुहैया होती हैं। इसलिए वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जहाँ पे ये सारी सुविधाएं कम होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ गई है, क्यों? इसका कारण बताना है। यहाँ पे 5 कारण बताया गया है विश्व की जनसंख्या वृद्धि के कारण। पहला, मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में अब साइंस थोड़ी सी डेवलप कर गई है, तो पहले जो लोग कम उम्र में ही जिनकी डेथ हो जाती थी वो अब ज़्यादा देर तक जीवित रहते हैं दवाइयों के सहारे, ठीक। दूसरा है खाद्य आपूर्ति में सुधार। पहले लोगों के पास खाने के लिए बहुत कम चीज़ें रहती थी, बहुत कम रिसोर्सेज थे खाने पीने के। अब ज़्यादातर चीज़ें हो गई हैं, खाने की सुविधाएं, खाने की जो खाद्य आपूर्ति है उसमें सुधार हुआ है।
इससे भी हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। पहले स्वास्थ्य सेवाएं कम थी, अब धीरे धीरे स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हम जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है वो हमारी बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक वृद्धि दर यानी कि जो नेचुरल तरीके से हमारी वृद्धि होती है वो भी, जैसे शुरुआत में अगर एक इंसान है तो वो 2-4 ऐसे बच्चे पैदा करेगा, लेकिन बाद में जब 4 बच्चे पैदा होंगे तो वो अगर 1-1 2-2 बच्चे पैदा करेंगे तो वो नेचुरल तरीके से जो नेचुरल वृद्धि है, प्राकृतिक वृद्धि है, वो दर तो चलती ही रहेगी। और प्रवास है, प्रवास का मतलब है जो हमारे रहने के जो हमारे जो रहन सहन का हमारा तरीका है वो भी, उसमें भी सुधार हुआ है, जिससे हमारी जनसंख्या की वृद्धि में यहाँ पे सहायता मिली है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो जनसंख्या परिवर्तन है उसको प्रभावित करने वाले 2 कारक बताने हैं आपको। पहला है यहाँ पे देख लीजिए जन्म दर, जिसे हम जन्म दर क्या कहते हैं। काफ़ी लोगों को जन्म दर के नाम पता होगा, लेकिन जन्म दर क्या होता है इसके बारे में नहीं पता होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया, जिसे प्रति 1000 व्यक्ति पर 1 वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है। यानी कि 1 वर्ष में 1000 व्यक्ति जो हैं उस क्षेत्र में, उसमें जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है जन्म दर। और मृत्यु दर क्या है, प्रति 1000 व्यक्ति पर 1 वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है मृत्यु दर। यानी कि 1000 व्यक्ति हैं, उसमें से कितने व्यक्ति 1 साल में मरे हैं, और जन्म दर 1000 व्यक्ति हैं, उसमें अगले 1 साल में, नेक्स्ट 1 ईयर में कितने बच्चे जिंदा पैदा हुए हैं, ठीक, उसे जन्म दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है, तो देख लीजिए लिखा गया है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन किसी देश का जनसंख्या विन्यास अथवा संरचना है, जिससे हम आसानी से उस देश की जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे आयु, लिंग, अनुपात, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवस्था, आय व्यय स्तर आदि। जनसंख्या संगठन जानने की एक विधि जनसंख्या पिरामिड है। यानी कि जनसंख्या संगठन एक प्रॉपर तरीके से जनसंख्या की संरचना है, जिसको अगर देखेंगे तो आप किसी भी जनसंख्या क्षेत्र के, किसी भी देश के जनसंख्या की आयु आप बता सकते हैं प्रॉपर, कि इस देश के कितनी आयु वर्ग के कितने लोग हैं, मेल और फीमेल के बारे में, यानी कि स्त्री और पुरुषों की संख्या प्रॉपर बताई जा सकती है, किस अनुपात में है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे कितने अनुपात में, ये सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। ठीक है, वहाँ के लोग कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, इन सभी के बारे में बताया जा सकता है। और इसको जो हम व्यवस्थित करते हैं, इसको जानने के लिए यहाँ पे जनसंख्या पिरामिड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये किसी देश की जनसंख्या को समझने के में किस प्रकार मदद करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए जनसंख्या पिरामिड लिखा है, उसके बारे में बताया गया है। यह जनसंख्या के सांख्यिकीय प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है, यानी कि जनसंख्या को अंक देता है, ये नंबर देता है, जैसे 2, 4, 6, 8। ये एक विधि है, यह जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में सहायता देती है, सहायक है। ठीक, जनसंख्या पिरामिड को कुल जनसंख्या के लैंगिक प्रतिशत में विभक्त किया जा सकता है। इससे कुल जनसंख्या से लैंगिक प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या पिरामिड का आधार जन्मे शिशुओं की स्थिति को दिखाता है। शिखर की तरफ बढ़ते हुए यह क्रमशः प्रौढ़ों और वृद्धों की जनसंख्या को दिखाता है। यानी कि जो आप पिरामिड देखे होंगे, ऊपर नुकीला होता है, नीचे फैला होता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, बढ़ती आयु वर्ग के लोग ऊपर की तरफ दिखाए जाते हैं इसमें। यह देश की आश्रित एवं क्रियाशील जनसंख्या को भी दर्शाता है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, सही को चिन्हित करना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, जनसंख्या वितरण शब्द से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। जनसंख्या वितरण शब्द का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे देख लीजिए 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका आंसर है जो ग्रीन कलर से यहाँ पे किया गया है, तीसरा ऑप्शन। किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। जनसंख्या वितरण इसी को कहते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में, जैसे आप किसी क्षेत्र में रहते होंगे, किसी शहर में रहते होंगे, उस शहर में जनसंख्या का जो रूप है वो किस तरह से वितरण है, कहाँ पे लोग कितने संख्या में रहते हैं, इसका जो आंकिक रूप अंक प्रदान किया जाता है उसको जनसंख्या वितरण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वे 3 मुख्य कारक कौन हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 कारक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक, जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये 3 कारक हैं, ग्रीन कलर से किया गया, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई, कितनी हो गई थी, 6 अरब हो गई थी 1999 में। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन ग ऑप्शन सही है, बिल्कुल 6 अरब हो गई थी 1999 में विश्व की जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है,
जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है। जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखी निरूपण है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे शब्द दिया गया है, 8 शब्द दिए गए हैं यहाँ पे। विरले, अनुकूल, प्रति, कृत्रिम, उर्वरक, प्राकृतिक, चरम और घना। ठीक है, यहाँ पे 8 शब्द दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे भरना कितना शब्द है? टोटल 4 शब्द ही भरने हैं। एक पूरा पैरा दिया गया है, जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तो तब यह क्या भरा जाएगा? यहाँ पे पहले में भरा जाएगा घना, बसा हुआ बन जाता है। ठीक, दूसरे में इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अनुकूल जलवायु, उसके बाद तीसरे में प्राकृतिक संसाधनों। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका भरा जाएगा पहले जगह पे घना, दूसरे जगह पे यहाँ पे अंतर्गत यहाँ पे भरा जाएगा अनुकूल, तीसरे जगह पे यहाँ पे भरा जाएगा प्राकृतिक, और चौथे जगह पे यहाँ पे देख लीजिए संसाधनों की आपूर्ति और जमीन। यहाँ पे चौथे जगह पे आपका भरा जाएगा उर्वर जमीन आते हैं। ठीक, इसको आप देख के भर लीजिएगा। पहले पे घना है, दूसरे पे अनुकूल है, तीसरे पे प्राकृतिक है, चौथे पे उर्वर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्रियाकलाप लिखा गया। चौथा क्वेश्चन, जिस समाज में 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग हैं और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग हैं, उस समाज की विशेषताओं का वर्णन करना है आपको। संकेत के लिए यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको लिखना है। विद्यालय की आवश्यकता, अगर 15 वर्ष की आयु के बहुत लोग हैं तो कैसी होगी? 15 वर्ष से कम की आयु के लोग हैं ज़्यादा, तो क्या विद्यालय की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से पेंशन स्कीम, शिक्षक, खिलौने, पहिएदार कुर्सी, श्रम आपूर्ति, अस्पताल, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। तो पहला देख लीजिए, लिखा गया 15 वर्ष के से कम आयु के बहुत से लोग अगर हैं, यानी कि 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग, यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं उस क्षेत्र में, तो विद्यालय की आवश्यकता अधिक होगी क्योंकि बच्चे अधिक हैं, जाहिर सी बात है। शिक्षक की अधिक आवश्यकता होगी, विद्यालय अधिक हैं तो शिक्षक भी अधिक होने चाहिए। खिलौने की अधिक आवश्यकता होगी, बच्चे हैं तो खिलौने की ज़्यादा आवश्यकता होगी। अस्पताल की कम आवश्यकता होगी क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे बच्चों के पैदा होने की चांसेस कम है। ठीक है, तो वहाँ पे अस्पतालों की कम आवश्यकता होगी। ठीक, चौथा है पहिएदार कुर्सी की कम आवश्यकता होगी। पहिएदार कुर्सी की आवश्यकता बड़े लोगों को पड़ती है, पहिएदार कुर्सी की आवश्यकता छोटे लोग बच्चों को नहीं पड़ती, तो कम होगी। पेंशन स्कीम की कम आवश्यकता होगी। पेंशन एजेड आदमियों को दिया जाता है, बड़े आदमियों को जो वृद्ध होते हैं, 60 वर्ष से ऊपर के लोग होते हैं, उनको पेंशन स्कीम दी जाती है, तो वहाँ पे पेंशन भी कम होगी। और लास्ट में है श्रम आपूर्ति कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी काफ़ी तेज़ तर्राक और काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, तो उनको श्रम आपूर्ति की आवश्यकता कम होगी। अगला यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन था ख वाला, 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग अगर हैं तो समाज में बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी, इसलिए विद्यालयों व शिक्षकों की संख्या कम चाहिए। बड़े लोगों को होंगे, अगर 15 वर्ष से छोटे बच्चे नहीं हैं, कम है, तो बुजुर्ग होंगे ज़्यादा लोग, बुजुर्ग होंगे तो उनको शिक्षक की आवश्यकता नहीं होगी, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन स्कीम है उसकी आवश्यकता अधिक होगी, बुजुर्ग क्योंकि ज़्यादा हैं। खिलौनों की कम आवश्यकता होगी, बच्चे कम हैं तो खिलौने कम चाहिए। पहिएदार कुर्सी की अधिक आवश्यकता, बूढ़े हैं, एजेड लोग हैं तो पहिएदार वाली कुर्सी यूज करते हैं वो लोग, तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। श्रम पूर्ति अधिक होगी, यहाँ पे एजेड लोग होंगे तो श्रम करना उनके लिए कम आसान होगा, इसलिए श्रम करने वाले लोगों की आवश्यकता ज़्यादा होगी। अस्पताल की अधिक आवश्यकता होगी, एजेड लोग हैं उनको दवाइयों का बीमार होते रहते हैं एज के हिसाब से, तो उनको अस्पतालों की भी आवश्यकता अधिक होगी। तो ये था दोस्तों आज का पूरा क्वेश्चन आंसर मैंने दिखा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आप सुपर टेट, सीटेट, टेट, यूपीएससी, आरआरसी, ग्रुप डी, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों की सहायता के लिए, किसी भी एग्जाम की सहायता के लिए वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।